Hello friends, welcome back to the channel Seher Seekho classes, and today we will start the series continue CGABO paper 2. So इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे MCQs क्वेश्चन से के थ्रू, और हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं राइट टू एजुकेशन 2009 को ही। तो अब इसके बाद इस सीरीज़ को ये सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है, तो कंटिन्यू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़ इज़ छत्तीसगढ़ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल अनुसूची, यहाँ पर अनुसूची को हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। तो कितने शेड्यूल्स दिए हैं? तो टोटल शेड्यूल इज़ 1। सो टुडे मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक शेड्यूल इसमें दिया गया है। क्लियर है? सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का बालक किस श्रेणी में आता है? सो हम लोग को यहाँ ये चीज़ आपको समझनी है। अनुसूचित जनजाति का बालक लिखा है, इट मीन्स ये कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। सो वेदर इट इज़ SC, ST, OBC, ओके। सो कोई भी कैटेगरी से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट रहता है, कोई बालक रहता है, तो वो किस एरिया के उसमें आएगा, श्रेणी मतलब किस कैटेगरी में आएगा? तो वो आएगा अनबेनिफिशियल ग्रुप्स में, अलाभित समूह के बालकों में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग को रिमेंबर करना है। तो जितनी भी कैटेगरी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के अनुसार समुचित सरकार में शामिल नहीं है। तो हम लोग को क्लियरली याद रखना है कि यहाँ पर जो भी ये नियम बताया गया है, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये जो एजुकेशन बताया है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आएगा, राज्य सरकार आएगा, व जो संघीय सरकार, संघीय राज्य सरकार है वो आती। तो 3 है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद यूनियन स्टेट। ठीक है, यूनियन स्टेट। तो ये तीनों आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या ऑप्शन दिया है? इसमें केंद्रीय है, राज्य है, लेकिन स्थानीय शासन ये तो है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, तो क्या शामिल नहीं है? तो हमारा आ जाएगा आंसर सी। ये दोनों है और बा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना उस समय देश में क्या था? तो उस वक्त हमारे देश में कौन कौन थे? तो उस वक्त हमारे देश में अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो उस वक्त राष्ट्रपति में हमारी, देखिए ईयर याद करना, ठीक है, 2009 के टाइम पर कौन था? तो राष्ट्रपति में देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं राष्ट्रपति की। एक तो प्रणब मुखर्जी दिया है, एक तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दिए। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का ईयर आप लोग को अगर याद होगा तो 2007 से 12 तक रही हैं। तो 2007 to 12 रही हैं, मतलब ये तो है ही। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इस टाइम थी, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस वक्त के थे। तो अगर इनका ईयर याद करेंगे तो इनका ईयर है 2004 से 2009, 2004 to 2009। तो ये दोनों आ जाएगा, मतलब अ और ब। ठीक, तो आंसर क्या होगा? ई आंसर होगा, आंसर ई होगा, जिसमें आ और बा दोनों है। आ है राष्ट्रपति कौन थी उस वक्त? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संविधान में बदलाव कर किस आयु समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर ही ये इसका प्रस्ताव रखा गया था, तो इसका गठन किया गया था। तो ये तो हम लोग को इजीली याद रहेगा कि ये किस एज के बच्चों के लिए था। इट इज़ फॉर द 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित छात्र शिक्षा अनुपात क्या है? तो निर्धारित छात्र शिक्षा अनुपात ये हमने पिछली क्लास में भी आप लोग को इन्फॉर्म किया था। एक तो आपका प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी का है। तो प्राइमरी का तो आपका है 1:30 एंड अपर प्राइमरी का है 1:35। बट यहाँ तो दोनों ऑप्शंस दिए हैं, सो इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1:30, जो कि प्राइमरी का है। और शिक्षा का अधिकार अगर हम लोग प्राइमरी से देखते हैं तो 1:30 छात्र शिक्षा अनुपात रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा का अधिकार के तहत विद्यालय में आवश्यक है क्या? क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? लड़कों और लड़कियों के लिए एक शौचालय, दूसरा सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा, तीसरा खेल का मैदान, चौथा सीमा दीवार और उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें तो आ जाएगा आपका उपर्युक्त सभी, आंसर होगा इसका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम 2010 में विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन का प्रावधान है। मतलब हर एक स्कूल में जब जो भी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, इस एजुकेशन एक्ट के अंडर हर एक स्कूल में जो मैनेजमेंट समिति मतलब कमेटी, तो मैनेजमेंट की जो कमेटी बिठाई जाती है उसका पुनर्गठन मतलब दोबारा कब से उसका गठन किया जाता है। तो एवरी ईयर हर एकेडमिक ईयर में इस साल जो भी उसके प्रबंधन समिति में होंगे, मैनेजमेंट कमेटी में होंगे, एवरी ईयर उनका पुनर्गठन होगा। तो वर्ष, एक वर्ष में, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वर्ष में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्यालय प्रबंध समिति के कृत्यों में शामिल नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है विद्यालय प्रबंध समिति मतलब आ जाएगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनाई गई है उसके जो कार्य है उसमें कौन कौन से कार्य इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो पहला है विद्यालय के विकास योजना तैयार करना, विकास से रिलेटेड योजना तैयार करना, तो ये तो मैनेजमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट है अनुदानों का प्रयोग, अनुदानों के उपयोग की मॉनिटरिंग करना। तो देखिए यहाँ पर से मॉनिटरिंग करना, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवासी बालकों मतलब जो प्रवासी जो बालक माइग्रेटेड जो बालक रहते हैं के प्रवेश, देखिए प्रवेश मतलब हो जाएगा एडमिशन से रिलेटेड, तो प्रवेश को सुनिश्चित करना, तो ये तो नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय में दोपहर के भोजन की मॉनिटरिंग करना, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय की प्राप्तियों मतलब इनकम, प्राप्तियों और व्यय मतलब एक्सपेंसेस का वार्षिक लेखा तैयार करना, ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा सी, जो इसमें नहीं है, नहीं पूछा गया था तो सी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कोई बालक यदि 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर पाया तो न कर पाया हो तो उसे शिक्षा का अधिकार है। एक्चुअल में इसका जो नियम दिया गया है ये धारा मतलब जो आपकी टोटल इसमें 1 to 38 धारा होती है और ये इसमें आपका किस में दिया है, ये जनरली धारा 4 में दिया है जिसमें आपको क्या करना रहता है। धारा 4 में दिया है कि अगर कोई भी बालक को अगर प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिली रहती है ना, एज अगर उसमें नहीं कंप्लीट रहती है, दो स्टूडेंट जिसकी अगर 14 ईयर्स तक की एज कंप्लीट हो चुकी है और उन लोग को प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिली है, तो अब उन लोगों को क्या कहा गया है कि उन लोग की जो भी आयु होगी उसके अनुसार उनको कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा और उसमें उन लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको उसके क्लास में एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा निःशुल्क। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा निःशुल्क। मीनिंग देखिए क्लियर है कि अगर कोई भी बच्चा है जिसका कहा गया है 6 to 14 ईयर्स तक की एडमिशन आपको दिया गया, जो कि आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अंदर आता है, लेकिन किसी बच्चे के अगर
14 ईयर्स अबव हो चुका है और उसको प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिली है, तो वो क्या करेगा, तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग एडमिशन करवाएगा जो भी क्लास में, लेकिन वो उसको जो शिक्षा मिलेगी वो उसको निःशुल्क मिलेगी, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी बालक को प्रवेश के लिए अनुविषण प्रक्रिया में रखने पर दूसरी बार के लिए कितना दंड निर्धारित किया है। तो इसका दंड हम लोग को याद रखना है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो ये मॉनिटरिंग प्रक्रिया के लिए, अगर देखिए कोई भी अगर बालक है, उस बालक, देखिए इसका नियम क्या है, आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं और उस टाइम पर अगर आपने किसी भी बालक को मॉनिटरिंग प्रक्रिया में अगर रखे हैं, ठीक है, तो और मॉनिटरिंग प्रक्रिया में रख रहे हैं, तो वो चीज़ तो गलत हुई। तो अगर आप उस काम में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो गलत है, तो उसका दंड कितना है, तो दंड आपका आएगा 50,000। तो इसका आ जाएगा 50,000, इसका शुल्क आपको देना पड़ेगा। ठीक, पेनाल्टी फीस उसे कहेंगे 50,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पद जो वेकेंट प्लेस रहती है, शिक्षकों के रिक्त पद कुल स्वीकृति पद संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। तो जितनी उन लोगों को स्वीकृति मिली है, मतलब जितने की उन लोगों को वेट हाँ, तो जितने उनको स्वीकृति दी गई है, मतलब आपको सैंक्शन कराया गया कि इतनी पोस्ट है और उसके अकॉर्डिंग कितने से, मतलब कितने अधिक नहीं लिया जाएगा, यही लिखा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहे हैं। जो इस नियम के अकॉर्डिंग के अनुसार शिक्षकों के रिक्त पद जो उनके वेकेंट प्लेस है, कुल स्वीकृत पद और जितना उसमें बताया गया है उससे के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो टोटल इसका कितना आएगा 10%, मतलब जितने भी उसमें वेकेंट प्लेस है और उसमें स्वीकृत पद में 10% से ज़्यादा कभी भी शिक्षकों की रिक्त पद को फिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना आएगा 10%। और इसमें हमें ये भी याद रखना है कि ये जो 10% वाला जो क्राइटेरिया है, ये कौन सी धारा में है। तो अभी धारा, अगर हम इसको पूरा डिटेल में धारा पूरा कंप्लीट करेंगे तो इसका आपका आएगा 26, है ना। तो धारा नंबर 26 में आपका पूरा क्लियरली इसी चीज़ यही मेंशन किया गया है कि कोई भी अगर जो वेकेंट प्लेस है उस पर 10% से ज़्यादा उसको वेकेंट प्लेस को फिल नहीं किया जाएगा। ठीक, तो धारा 26 में इसको डिफाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का समाप्ति पर अपेक्षित है। मतलब अगर आपका प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम क्या चीज़ अपेक्षित है, मतलब क्या किया जाएगा, तो उसके बाद उनको समापन के लिए प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। बस ये नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण कराना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा मतलब ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का उसका कोई अंदर इसका मैटर ही नहीं है। तो उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना और प्राइमरी एजुकेशन जैसे कंप्लीट होगा उनको उसका प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बी, मतलब ब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों को किन गैर शैक्षिक कार्यों में लगाया जा सकता है। तो किन गैर शैक्षिक, मतलब अगर जब उनका जो शिक्षक है ना, शिक्षकों को और किस किस काम में इन्वॉल्व किया जा सकता है जो कि शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। गैर शिक्षा मतलब नॉन टीचिंग वर्क में कौन कौन से वर्क में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इसमें लिखा जनगणना संबंधित कार्य में कि इन्वॉल्व किया जाता है, निर्वाचन कार्य में, है ना, आपात राहत काल कार्य में जो भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब तो आंसर क्या आ जाएगा द आएगा, आ ब और सा तीनों। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में होते हैं। क्या होते हैं? तो इसमें लिखा है स्थानीय सरपंच, प्रविष्ट बालकों के माता पिता, शिक्षक, उपर्युक्त ब एवं स, उपर्युक्त ब और स। तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो मीटिंग बैठाई जा रही है विद्यालय प्रबंधन, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बैठाई जाएगी तो किसके किसके बीच बैठाई जाएगी? सरपंच वगैरह तो यहाँ आते ही नहीं हैं, तो माता पिता के बीच में बैठाई जा सकती है, मतलब पीटीएम मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो पेरेंट हो जाएंगे और टीचर्स के बीच में। तो ब और सा, तो आंसर होगा द, उपर्युक्त ब और सा इसके अंदर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी से व्यतीत कोई व्यक्ति कहाँ अपील कर सकता है? तो वो कहाँ कहाँ अपील कर सकता है? तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए ये लोकेलिटी की बात की गई है, ठीक है। देखो के अनुसार बालकों का अधिकार, जो बालक का जो अधिकार है, जैसे हम देखते हैं अगर बालकों के अधिकार को उसको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है तो स्थानीय प्राधिकार, तो स्थान में अगर आप एक ही एरिया में हैं तो आप राष्ट्रीय आयोग में जाकर के तो कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कंप्लेन कहाँ करेंगे? तो याद करेंगे हम लोग राज्य आयोग में जाकर के इसकी कंप्लेन कर सकते हैं हम कि इस बालक को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। इस टाइप की अपील किसके पर जाके की जा सकती है? तो हम लोग इसकी अपील करेंगे राज्य के आयोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार किस क्षेत्र में लागू है? तो यह अधिकार शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में लागू होता है। हाँ, देखिए जो भी एरियाज़, मतलब ये जनरली देखा जाए तो हर एक एरिया में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। तो ये लागू कहाँ कहाँ होगा? तो ये जो भी ऐसी एरियाज़ हैं जो कि पिछड़े क्षेत्र में आती हैं, तो शैक्षिक रूप से एजुकेशन के रूप में पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ ये लागू होगा। दूसरा और कहाँ? अनुसूचित जनजाति के एरियाज़ में होगा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, तो सब में आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा? द, उपर्युक्त सभी में ये प्रयोग किया जाता है, ये सभी जगह ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा का अधिकार के तहत विद्यालय में कौन सी समिति अनिवार्य है? तो यहाँ पर कौन कौन सी समितियाँ होती हैं शिक्षा का अधिकार के, मतलब मेनली क्या होती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है शुल्क समिति, लेखा जोखा समिति, शिक्षा नियुक्ति समिति, विद्यालय प्रबंध समिति। तो इन सारी समितियों में से कौन सी समिति होती है? तो जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात की जाएगी तो उस टाइम समिति, अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग बहुत देर से पढ़ भी रहे हैं, विद्यालय प्रबंध समिति इसमें आती है, ठीक। तो इसमें अनिवार्य है, तो ये होना बहुत कंपलसरी है, इसलिए समिति तो बैठाई जाएगी एवरी स्कूल में, हर एक स्कूल में। अगर शिक्षा का अधिकार के हिसाब से अगर देखें तो हर एक स्कूल में ये समिति होना इज़ कंपलसरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संबंध संविधान की किस धारा से है? तो हम लोगों ने इसको बात कर ली थी फर्स्ट क्लास में ही, तो इसका हम लोग का आंसर है 21A में, है ना। 21 का में इसका डिफाइन किया गया है कि हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ये मौलिक अधिकारों में 21 का में शिक्षा का अधिकार को दिया गया है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। सो आज के लिए इतने सारे क्वेश्चंस हमने आज इसको क्लियर किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें भी शिक्षा का अधिकार से ही रिलेटेड रहेगा, लेकिन उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग क्या देखेंगे? धाराएं देखेंगे। जो डिफरेंट इसमें 1 to 38 धारा रहती है, उसको बहुत क्लियरली हम लोग 1 to 38 कुछ ट्रिक के अकॉर्डिंग उसको याद करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये पॉइंट दिया है और ये किस धारा से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग को इन डेप्थ पढ़ना है, तो धाराएं पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग
उसके MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी doubt regarding this class, you may ask in comment box. So thank you so much. Bye bye.